हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का भाग 2 अर्थात बचा शेष भाग जो हिसाब बचा हुआ था उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाग 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो अवश्य जाकर देखें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छाके 12, 2 तिया 6। इसके बाद फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 एकम 5। अब फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले यह देखेंगे कि तीनों में जो संख्या उपलब्ध है वही हमारा HCF होगा। अर्थात तीनों में कौन सा संख्या उपलब्ध है, तो तीनों में 3 उपलब्ध है, अर्थात HCF हमारा 3 हो गया। अब LCM की ओर चलते हैं। तो LCM के लिए सबसे आसान तरीका है, जो जो संख्या तीनों में उपलब्ध है पहले उनको लिख डालते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब 2 का अधिकतम पावर कितना है, 3 है, उसको 2 है। इसके बाद 3 का अधिकतम पावर 1, 5 का अधिकतम पावर भी 1 और 7 का अधिकतम पावर भी 1। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 420 आंसर। यानी अधिकतम पावर जो होगा LCM में उनका स्थान दिया जाएगा। चलिए 2 नंबर से समझते हैं। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्या खुद है। 23 का भी करेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है तो एक बार में ही खाएगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, एक बार में खाएगा। तीनों में 1 आ गया HCF, तो इसलिए HCF बराबर 1 हो गया। अब LCM, तो तीनों अलग अलग एक ही घात है, एक ही पावर है, इसलिए 17 गुना 23 गुना 29 ही होगा। गुना करके हो गया 11,339। अब 3 नंबर में 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे उसी प्रकार सेम टू सेम। तो HCF तीनों में जो मिला HCF हो गया। और LCM जो अधिकतम घात है 2 का, 3 का और 5 का, 2 का अधिकतम घात 3 और 3 का अधिकतम घात 2 और 5 का अधिकतम घात 2 है। तो तीनों को गुना कर देंगे, जितना होगा वो हमारे लिए आंसर होगा। अब एग्जाम्पल्स की दृष्टि से आगे देखते हैं। अगर किसी को LCM और HCF समझ में ना आया हो तो ध्यान से इस हिसाब को देखने के बाद ऑटोमेटिकली सब डॉट दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 72 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। इकाई में 2 है, 2 से भाग देंगे 36। इसके बाद इकाई में 6 है, 2 से भाग देंगे 18 और फिर 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 15 होगा। 5 तिया 3 5 15। अब देखिए तीनों में क्या मिला, पहले 2 गुना 3, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर अब 222 है और गुना 3 गुना 5। अब HCF निकालना है।
तीनों में क्या उपलब्ध है? 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर हो गया। अब एलसीएम देखेंगे तो सबसे पहले तीनों में कौन कौन संख्या उपलब्ध है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 का अधिकतम घात कितना है अर्थात पावर? 3। और 3 का अधिकतम पावर 2 और 5 का कोई पावर नहीं बचा अर्थात गुना कर देंगे 360 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट 4 नंबर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का भाग 2 चलते हैं। तो एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है एचसीएफ बराबर 9 और एलसीएम बराबर हमें कह रहा है एलसीएम बराबर वाट, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अर्थात वी नो दैट दो संख्याओं का गुणनफल तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सा अवेलेबल है? तो 306 और 657। गुणनफल है तो गुना देंगे और एचसीएफ हमारे पास उपलब्ध है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इसलिए एलसीएम। अब एलसीएम बराबर क्या होगा? तो बराबर के इधर का जितना संख्या है पहले उसको लिखेंगे 306 गुना 657 और बट्टे 9। गुना में है तो भाग में आ गया 9। अब ये कट के हो गया 34 बार में कट गया। अब बचा कितना? 34 गुना 657। तो गुना करके एलसीएम हो जाएगा 22,338। यही हमें ज्ञात करना था एलसीएम, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, दो संख्या हो उनका गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब सेकेंड एग्जाम्पल्स के आधार पर फिर समझते हैं। एलसीएम 504 है और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है कि एलसीएम बराबर 504 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो एचसीएफ इजकल टू व्हाट? अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। अर्थात ये सूत्र सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होगा। तीन संख्या अगर आ जाए तो फिर यह लागू नहीं होगा। सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ
गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सा है? 72 और 126। और एचसीएफ हमें मालूम है, करना है, और एलसीएम दिया हुआ है 504। तो HCF इजकल टू क्या होगा? तो बराबर के बाईं तरफ का पहले संख्या ले लेंगे, क्योंकि HCF दाईं तरफ का लिए हैं। तो 72 गुना 126, और गुना में है तो इधर आया तो भाग में हो जाएगा 504। तो 72 से 504 में अगर भाग देंगे तो 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 7 को भाग देंगे 126 में तो 18 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो अतः हमें प्राप्त हुआ HCF बराबर कितना? तो 18। यही हमारा आंसर हुआ, HCF निकालना था। अब जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या को क्या होता है? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप होना चाहिए। अर्थात अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 या 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए, जैसे 3, 5, 3, 7 आ जाए, अर्थात तो क्या होगा? वह अशांत होगा और 0 पर समाप्त नहीं होगा। अर्थात दो संख्याओं के बीच में तीसरी संख्या कोई आ जाए, अर्थात 2 और 5 के अलावा। चलिए तो इसको हल करते हैं। माना कि a बराबर 6 पर पावर n, तो a बराबर क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, उस पर पावर हो गया n। तो a बराबर होगा 2 पर भी पावर n है और 3 पर भी पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 3 पावर n। अब इसको लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार दो गुना 5 आना चाहिए। 2 आए या 5 आए, या 2, 5 के अलावा अगर तीसरा कोई संख्या आएगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लेकिन a का मान क्या है? 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, क्या आया? 2 गुना 3, इसीलिए क्या होगा? 0 पर यह समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे a का मान 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। नहीं है, तो अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसको कम से कम एक बार 2 गुना 5 का रूप आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अतः व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एंड 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो वह भाज्य होता है। जैसे 2 3 5 है, इनको अगर हम गुना करते हैं तो वो भाज्य संख्या हो जाता है, 30 भाज्य संख्या। तो इसी डिटेल में हमें इसका एक्सप्लेन करना है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तब दोनों में 13 है, 13 कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, क्योंकि 13 भागा 13 करेंगे 1 होगा। अब कोष्ठ की पहले क्रिया कर लेते हैं तो ये बराबर क्या होगा, 13 इंटू 11 सत्तर 77 गुना 1 77 जोड़ 1 78 हो गया। तो ए बराबर हो गया 13 गुना 78। अब 78 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या के रूप में लाना है तभी भाज्य होगी। तो इसीलिए 78 तो भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणन करने के बाद क्या होगा, 2 से भाग दिए 39, अब 3 से 13, तो तीनों अभाज्य संख्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 13। तब देखिए 13 2 3 13 सभी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का जब गुणा करेंगे तो ये जितना गुणनफल होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो इसलिए लिखेंगे ए अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ए अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अतः यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या को अगर हम गुना कर लेते हैं तो वह भाज्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो यही हमें एक्सप्लेन करना था कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है कि 7 गुना 6 गुना 5 वाला स्टेप है, तो इसको मान लेते हैं बी। फर्स्ट को माने थे ए, अब इसको मान लेते हैं बी। लिखेंगे फिर माना कि बी बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, तो 5 दो जगह है इसलिए 5 कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, 7 गुना 6 गुना 5 भागा 5 करेंगे 1 होगा, फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, क्योंकि 5 भागा 5 करेंगे 1 होगा। तो पहले कोष्ठ की क्रिया कर लेते हैं। तो क्या होगा, गुना करके और प्लस 1 करके हो जाएगा 5 गुना 1008। अब 1008 भाज्य संख्या है, इनका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
तो 1008 का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड तो आप लोगों को आता ही होगा। इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसे भाग देते चलेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 तिया 6, फिर किससे भाग देंगे? 3 से। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 शत 21। अब ये जितना संख्या हमें प्राप्त हुआ सभी अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड की है। तो लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, इसके बाद 3 है 2, 1, 7। इस तरह हमें प्राप्त हुआ अभाज्य संख्या और उसका गुणनफल है। तो लिखेंगे चूँकि b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसलिए क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट हिसाब है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और उस पथ पर सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि सोनिया एवं रवि जिस स्थान से चलते थे उसी स्थान पर उसे पुनः मिलने के लिए 12, 18 का क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 18 मिनट। और रवि के द्वारा लिया गया समय कितना है? 12 मिनट। अर्थात लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। तो अब क्या करेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 3 तिया 9। अब फिर 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 छाके 12, 2 तिया 6। अब 18 बराबर क्या हो गया हमारे पास? 2 गुना 3 गुना 3। और 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम हमें निकालना है। तो दोनों में कौन कौन है? 2 और 3। 2 का अधिकतम पावर 2 और 3 का अधिकतम पावर भी 2। तो कितना अवेलेबल हो गया? 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अर्थात 36 मिनट के बाद वह पुनः एक स्थान पर दोनों मिलेंगे। आंसर होगा।